हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया और चाइना के एग्रीमेंट के बारे में। दोस्तों अब इंडिया और चाइना के बीच में एक फिर से रीसेटिंग रिलेशन चालू हो गया है। फिर से इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड जो रिलेशन है उसको अब बरकरार रखा जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के आखिरी तक, क्योंकि हम जानने वाले हैं इस ट्रेड से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को। दोस्तों इंडिया चाइना का जो रिलेशन है एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सूझबूझ से अब निर्णय लिया जा रहा है दोस्तों इन दोनों के रिलेशन के बीच में, क्योंकि कई सालों के बाद अगर हम लोग देखें तो जो बॉर्डर रिलेटेड जो टेंशन चल रहा था उसके बाद एक नया फिर से जो ट्रेड चालू करने का बात किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि गलवान वैली में जब अटैक हुआ था तो क्लैश हुआ था मेनली, तो उस क्लैश में मेनली हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग शहीद हुए थे या फिर बहुत लोग देखते हैं कि मारे भी गए थे दोस्तों चाइना की तरफ से भी। तो मतलब उसके बाद हम ट्रेड रिलेशंस को बंद कर चुके थे या फिर बहुत तरीके के सैंक्शंस लग चुके थे। तो इसी को शुरू करने का मुद्दा इंडिया ने स्टेप लिया है दोस्तों। लेकिन खाली इससे क्या इंडिया के इकोनॉमी को बूस्ट करने का ही काम है क्या दोस्तों? तो नहीं। इससे हम लोग देखेंगे कि हाल ही में यूएस ने क्या किया है कि इंडिया पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने लगे हैं। तो इंडिया और चाइना जो है दोस्तों एक राइवलरी कंट्री है, तो इसी के कारण जब चाइना हम पे हावी होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना झुकाव चाइना की तरफ रखेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि राइवलरी के पास एक बहुत अच्छा ग्लोबल शिफ्ट तैयार होगा। दोस्तों क्या होगा ना कि अगर यूएस अभी हमारे ऊपर ओवर पावर हो रहा है तो चाइना पे हम अपना डिपेंडेंसी रखेंगे तो क्या होगा ना कि यूएस कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेंस को थोड़ा सा खोता हुआ दिखेगा। अब सिंपली समझो दोस्तों कि हम लोग यूएस में इसलिए फोकस रहते हैं कि यूएस का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए और इंडिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकते हैं। लेकिन चाइना के पर्सपेक्टिव से बात किया जाए दोस्तों तो चाइना के लिए हम बन जाते हैं एक बायर। ठीक है, हम लोग खरीदार बन जाते हैं और यूएस से क्या होता है कि ये इन्वेस्टर आते हैं। तो इस तरीके का रिलेशन है दोस्तों। उसके बाद देखा जाए तो दोनों देश क्या चाहते हैं दोस्तों कि डिप्लोमेसी को मेंटेन करें, ट्रेड को मेंटेन करें और कल्चरल जो भी एक्सचेंज है उसको शांति से, मतलब कि बॉर्डर डिस्प्यूट को मेंटेन करते के साथ हम लोग जारी रखें। क्योंकि फ्यूचर पॉइंट के एस्पेक्ट से देखा जाए दोस्तों कि तो दोनों कंट्री क्या चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव कॉम्परेशन, मतलब मिलजुल के काम करना चाहते हैं, एक दूसरे से एक अच्छा व्यापार करना चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि इकोनॉमिक इंगेजमेंट जो होता है वही देश को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट और बाकी जो राइवलरी कंटिन्यू तो रहेगा ना दोस्तों। क्योंकि क्या होगा, आप खुद सोच के देखो कि इकोनॉमिकल रिलेशन और जो बॉर्डर रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाता है। इकोनॉमिकल में आप सैंक्शंस लगा दो, टैरिफ लगा दो, वो अलग बात है। लेकिन जब बॉर्डर रिलेशंस मुद्दे आते हैं दोस्तों तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ जाता है, जैसा कि इंडिया ने गलवान घाटी के झगड़े के बाद लिया भी था। दोस्तों वांग ई जो इंडिया में आए, जो चाइना के डिप्लोमेट है, इंडिया में आने के बाद आखिर क्या क्या मीटिंग के आउटकम्स निकलते हैं तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों दोनों के मिलने का जो मेन मुद्दा रहता है वो सतर्कता के साथ स्ट्रेटेजिकली एक अच्छा डील करना रहता है। दोनों चाहते हैं दोस्तों कि 2026 तक जो लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, लोगों का भी मिलना शुरू कर दिया जाएगा दोस्तों। और उसके साथ साथ कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा है उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंड करने का बात किया जाएगा। और दोस्तों जो बॉर्डर ट्रेड है जिसमें हम लोग लिपू लेक, सिपकी लेक और नाथुला को देखते हैं, और हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा है दोस्तों, मतलब मेनली देखा जाए तो इस पे भी अब बात आगे की जाएगी। और दोस्तों उसके साथ साथ देखा जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में अभी 2025 में ही 75 साल का जो दोस्ती है वो 75 साल हुए हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इंडिया और चाइना एक रीस्टार्ट लेना चाहते हैं अपने एक रिलेशंस के बीच में। दोस्तों दोनों कंट्री का मेन मोटो है इनहैंसिंग कॉपरेशन, मैनेजिंग डिफरेंसेस। क्योंकि दोस्तों ये दिखाता है कि भले ही हम रिवाइव ये हम लोग अगर देखा जाए तो क्या है कि राइवलरी कंट्रीज हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि सतर्कता से खुद को रिवाइव कर सकते हैं, खुद को सतर्कता से एक दूसरे के साथ इंगेज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों दोनों का जो मिलने का मुख्य रीज़न होता है वो मेनली कल्चरल ट्रेड, या फिर देखा जाए तो लोगों से जो लोगों का मिलने का जो मुद्दा है। क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लोगों को दूसरे कंट्री से मूव ऑन करके वहाँ पे जाना पड़ता था, तो लोगों को इनडायरेक्टली कॉस्टिंग हाई पड़ता था। लोग दोस्तों प्रोडक्ट मंगाते थे तो वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बैन हो जाने के कारण क्या होता है कि हम लोग खरीद नहीं पाते हैं या फिर दूसरे कंट्री से मंगाने में कॉस्टिंग हाई पड़ जाता था। तो मतलब प्रॉब्लम्स दोस्तों कहीं ना कहीं आम जनता को इससे बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। दोस्तों ये सभी जो मुद्दे होते हैं मेनली वो सेंसिटिव मुद्दे तो होते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल मैनेजमेंट के साथ किए जाए तो कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशंस बहुत ही अच्छा बनता है।
दोस्तों जियो पॉलिटिकल डायमेंशन से बात किया जाए तो इंडिया क्वाड का भी मेंबर है और ब्रिक्स का भी मेंबर है। क्वाड्स में दोस्तों यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं हम लोग, और ब्रिक्स में दोस्तों चाइना, रशिया भी है, जिसको हम लोग देखते हैं कि वो एक बड़ा मेंबर के तौर पे हम लोगों को दिखता है। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको दिखेगा तो इंडिया इसमें एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। इंडिया चाहता है कि हर ग्लोबल लीडर के साथ एक मिल के एक अच्छा कॉपरेटिव रिलेशन बना के चले, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर जियो पॉलिटिक्स में हम लोग देखेंगे कि इंडिया अगर अपने कॉपरेशन को बना के रखेगा, क्योंकि मल्टीलेटरल फोरम के एस्पेक्ट से देखा जाए तो क्या होता है कि अभी हम लोग भले ही चाइना के साथ एक ट्रेड रिलेशन बिल्ड करने का फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात आती है इंडो पैसिफिक में, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि उस रीजन पे इंडिया का जो झुकाव है दोस्तों यूएस के तरफ हो जाता है। तो इसी तरीके का ड्यूअल स्ट्रेटेजी दोस्तों कहीं ना कहीं दिखाता है कि किसी भी कंट्री पे हम लोगों को ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, या फिर किसी के साथ हम लोगों को अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि जियो पॉलिटिक्स हमेशा एक आपको मतलब अपोजिट आपको हमेशा रिजल्ट देता है या रिएक्शन देता है। क्योंकि खुद सोचो ना दोस्तों कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि रशिया और यूएस के बीच में कितने सारे इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, जिसके कारण हम लोगों को मिडिल ईस्ट का जो पोर्शन है उसमें हम लोग को आए दिन इस तरीके का रिजल्ट दिखता रहता है। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया के का दोस्तों, तो रशिया के साथ भी और यूएस के साथ भी, दोनों के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव रिलेशन बना के इंडिया चलता है दोस्तों। डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात की जाए तो गलवान घाटी के जब क्लैश हुआ था दोनों देशों के बीच में, उसके बाद से फिर से अब ये एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों फ्लाइट्स का जो आना जाना है उस पर भी अब शुरुआत की गई है। जर्नलिस्ट के वीज़ाज को भी, अब जितने भी जर्नलिस्ट के वीज़ा हैं या फिर कल्चरल एक्सचेंज के भी मुद्दे हैं दोस्तों, तो मतलब जितने भी सैंक्शंस लगे थे अब गवर्नमेंट इन चीज़ों को कम कर रही है और सैंक्शंस हटाने का काम कर रही है दोस्तों। इन सभी चीज़ों पे एक अब नॉर्मलाइज इंटेंट दिखाया गया है। जैसा कि बात किया जाए दोस्तों कि मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद ये एक दिखता है कि एक दोनों देशों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डिंग की बातें हो रही हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग इंटेंट दिखाया जा रहा है दोनों देशों के साथ। क्योंकि दोस्तों डिप्लोमेसी एक ऐसा मतलब फंक्शन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि सेफ्टी वाल्व होता है। मतलब कि आप कितने अच्छे तरीके से देश की राजनीतिक डिसीजंस को लेते हैं, वही आपके देश का एक फ्यूचर तैयार करता है। उसके बाद बात किया जाए दोस्तों तो फ्यूचर में डिप्लोमेसी जो है एक तरीके का क्या फोकस रखता है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे कंट्री को एक बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या फिर दोस्तों देखा जाए तो एक सस्टेन लिमिटेड इंगेजमेंट प्रोवाइड करता है कल्चर और फिर ट्रेड का। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि कोई भी कंट्री इंडिविजुअल डिपेंडेंसी तो कभी नहीं रखता है, उसको कहीं ना कहीं दूसरे से माल चाहिए, दूसरे से सामान चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि ट्रेड लिंक बना हुआ रहता है। हर कंट्री सैंक्शंस लगा सकता है, लिमिटेड कुछ बैन्स कर सकते हैं, कुछ टैक्सेस लग सकता है, वो अलग बात है। लेकिन कंप्लीटली कोई भी अपना ट्रेड किसी कंट्री के साथ नहीं कोशिश करता है कि बैन कर दे या बंद कर दे, क्योंकि उसका भी इसमें घाटा हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बात किया जाए तो एक तरीके से ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ये फंक्शनल है दोस्तों, क्योंकि इसको अब फंक्शनल फिर से एक्टिव किया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो हम लोग एक जेन्युइन फ्रेंडशिप, या फिर देखा जाए तो फ्रेंडशिप तो दूर है, मतलब कि फ्रेंडशिप अभी होना अभी इनडायरेक्टली अगर हम लोग समझे तो फ्रेंडशिप अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने सारे मतलब कि मोटा मोटी 5-6 साल के बाद, 5 साल के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको फिर से चालू कर रहे हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन को। तो इतना ईजी नहीं है कि हम उसके साथ एक जेन्युइन फ्रेंडशिप मेंटेन करें, मगर आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर द ट्रेड रिलेशंस को देख के हम लोग फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या इस तरीके का इसका जेन्युइन फ्रेंडशिप होगा। उसके बाद बात की जाए दोस्तों इकोनॉमिक डायमेंशन की, तो इंडिया और चाइना के साथ 135 बिलियन डॉलर का मेनली जो ट्रेड होता है, उसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया भी है दोस्तों, कि इंडिया के पास 100 बिलियन डॉलर का डेफिसिट तैयार हो जाता है। और इसके कारण होता क्या है दोस्तों, यही एक रीज़न था जिसके कारण यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है वो एक तरीके की मतलब टेंशन क्रिएट कर देता है, एक टेंशन का स्पेस क्रिएट करता है इंडिया के लिए, कि इंडिया मतलब कि अब इंडिया को भी मजबूरन अपना मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो है एक्सपैंड करना पड़ेगा, उस पर डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोच के देखो ना कि चाइना के साथ ट्रेड करना हमारा कोई खुश नसीबी नहीं है, एक हमारे लिए बर्डन भी है। क्योंकि आप खुद सोचो कि 135 बिलियन डॉलर में हम मात्र 35 बिलियन डॉलर का ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट 100 बिलियन डॉलर के होने के कारण हमारा डेफिसिट बढ़ता
जा रहा है, और इसी डेफिसिट के कारण दोस्तों हम लोग यूएस से चाहते हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डालें, और इसके कारण हम लोग चाइना से कॉम्पीट करें। लेकिन अभी यूएस की जो टैरिफ वॉर हम लोग देख रहे हैं, इसके कारण हम लोगों को चाइना का ही सपोर्ट हैंड लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो दोनों कंट्रीज की बात की जाए तो टेक, टेलीकॉम या फिर फार्मास्यूटिकल्स की बात की रहे या इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल्स, इसमें मेनली हम लोगों को दिखता है कि एक तरीके का ग्रोथ है। फ्यूचर रिलेशंस की बात की जाए दोस्तों तो एक प्रैग्मेटिक इंटरडिपेंडेंस है, क्योंकि क्या होता है ना कि दोनों कंट्रीज अब एक दूसरे को इकोनॉमिकली इंगेज करेंगे, या फिर दोस्तों देखा जाए तो सिक्योर मतलब कि किसी भी सेंसिटिव जो सेगमेंट है, जैसे मान के चलो दोस्तों कि इंडिया में फार्मा कंपनी बहुत अच्छी है, अदर कंट्री में फार्मा वीक है, या फिर वहाँ पे मतलब कि कॉस्टिंग बहुत हाई है, तो अदर कंट्री क्या करता है कि इसी ट्रेड को मैनेज करने का काम करता है। तो ये सब वेरी बहुत ज़्यादा सिक्योरिंग या फिर सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसका ट्रेड चालू करना भी एक बहुत ज़रूरी रीज़न था। दोस्तों अब दोनों कंट्री जानते हैं कि राइवलरी तो अलग बात है, लेकिन स्टेबल जो ट्रेड लिंक है उसको स्टेबल रखना, या फिर जो इसेंशियल्स जो इकोनॉमिकल सिक्योरिटीज़ है या फिर ग्लोबल मार्केट पोजीशनिंग है, उसको भी मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों सिक्योरिटी और बॉर्डर डायमेंशन की बात की जाए तो जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव या फिर फ्रेजाइल है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि आप कितने भी डिसंगेजमेंट या फिर कितने भी आप लोग टॉक्स कर लो, कितने भी आप लोग बात कर लो, लेकिन हमारा जो हॉटलाइन या फिर प्रोटोकॉल्स या फिर फ्लैश पॉइंट के एस्पेक्ट से देखा जाए तो डोकलाम और ब्रह्मपुत्र वाटर प्रोजेक्ट जो है अभी भी हमारा एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर दोस्तों दोनों में इकोनॉमिक रिलेशन और बॉर्डर रिलेशन में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं एक बेसिक प्रॉफिट के एस्पेक्ट से, लेकिन बात आती है बॉर्डर रिलेशन की तो वो हमारा नेशनलिटी मुद्दा आ जाता है दोस्तों। तो ये अभी भी हमारा एक मिसट्रस्ट है जो कि अभी भी चाइना के प्रति जिंदा है। दोस्तों बात की जाए तो फ्यूचर को फोकस करते हुए हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं, नहीं मैनेज करेंगे दोस्तों तो ये कोई रिजोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। हम लोगों को क्लैश को कम करना पड़ेगा बिना किसी डिस्प्यूट के, मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग को नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि शांति से जब समझौता हो जाएगा तो दोनों देश के लिए अच्छा होगा। शॉर्ट टाइम में क्या हो सकता है दोस्तों, तो लोग दोनों देश बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात की जाए लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में तो बस बात से तो नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए तो हम लोगों का क्या है, सिक्योरिटी जो मेनली है वो एक वीकेस्ट लिंक है, इससे कुछ खास होने वाला है नहीं। ठीक है, तो मतलब कि राइवलरी जैसे चलता है चलने दो, उसके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये राइवलरी हमारे बॉर्डर रिलेशंस का है, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। किसको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो इकोनॉमी को, क्योंकि इकोनॉमी का जो डिप्लोमेसी है वो भी कहीं ना कहीं अंतर है दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमी रिलेशन मेंटेन रहे, इससे दोनों कंट्रीज का बेनिफिट है। और दोस्तों बाकी रहा बॉर्डर रिलेशन, तो बॉर्डर रिलेशन एक दिन का तो बात नहीं है। आप मान के चलो कि कोई प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट तो सही नहीं लग रहा है, या फिर आप लग रहा है कि चाइना कुछ टैक्स या प्राइसिंग रिलेटेड बदमाशी कर रहा है, तो आप टैक्स लगा दोगे, उस पर भी टैरिफ लगा दोगे, वो अलग बात हो गई। लेकिन ये टैरिफ वॉर जो है एक शॉर्ट टाइम सेगमेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे जो बॉर्डर रिलेशन स्पॉट तैयार होता है दोस्तों एलएसी का, मतलब उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सॉरी एलओसी का, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि हम लोग अटैक कर सकते हैं। राइवलरी तो है ही, जो करना है हम लोग बॉर्डर रिलेशंस में कोई समझौता नहीं दिखा सकते हैं। तो दोस्तों अंत में हम लोग देखेंगे कि जो इंडिया को और जो चाइना का जो दोस्ती यहाँ से फिर से शुरू हो रहा है ट्रेड रिलेशन के तौर पे, एक तरीके का फ्यूचर में हम लोगों को कॉम्पिटिटिव कॉपरेशन दिखेगा, दोनों मिलजुल के अब व्यापार करेंगे दोस्तों सूझबूझ के साथ। और दोस्तों इसके साथ साथ जो हमारा ट्रेड होगा, डिप्लोमेसी होगा, या फिर मल्टीलैटरल जो फॉरम्स पे बातें होंगी दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि बॉर्डर रिलेशंस को भी एक स्ट्रेटेजिकली हम लोग मूव देंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको शुरू में भी बताया और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि बॉर्डर रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशन दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट में है। अगर दोस्तों बॉर्डर रिलेशन इंपैक्ट होता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे भी हम लोगों को इनडायरेक्ट असर दिख जाता है, जो कि आपको दिखा भी था गलवान घाटी पे, गलवान घाटी के बाद जो सैंक्शंस लग चुके थे दोस्तों उसके बाद। क्योंकि फ्यूचर में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये कंट्री जो है पूरे भरोसे के लिए तो नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ना लड़ाई होगा ना फिर हम लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कंट्री भी बैलेंस करके चलता है दोस्तों।
क्योंकि हम लोगों को ग्लोबली अगर मैनेज करना है या फिर ग्लोबली अपना पावर दिखाना है दोस्तों, तो हम लोगों को न्यूट्रल रहना पड़ेगा, हर चीज़ों में न्यूट्रल रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर दिखा देंगे, कहीं एक के प्रति अपना झुकाव दिखा देंगे, तो हमारी जो छवि है वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमारे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और बता सकते हैं दोस्तों कि अगर आपको किसी टॉपिक पे हमारा वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।